तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लीजिए भाई, आप लोगों का डिमांड आज पूरा हो गया। आप में से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे क्या हजारों बच्चे ये बोल रहे थे कि सर वन शॉट वीडियो लाइए सर। तो लीजिए जी, आज से सिलसिला शुरू हो गया आपके इस वन शॉट वीडियो का। आप लोग प्यारे बच्चों कोई भी चीज हमें बोलते हैं और हम उसे तुरंत पूरा करते हैं। भला कभी ऐसा हो सकता है कि आप लोग बोलें और हम उसे पूरा ना करें? ऐसा ना कभी हुआ है, ना कभी प्यारे बच्चों आगे होगा। आप लोग जो कुछ भी कहते हैं ना, हम हर संभव प्रयास करते हैं कि उसे तुरंत ही तुरंत, मतलब जल्द से जल्द बच्चों के सामने परोस दिया जाए, बच्चों के सामने रख दिया जाए। क्योंकि अगर बच्चे अभी कह रहे हैं कि सर हमें ये चाहिए, यानी कि अभी बच्चों को ये पढ़ने का मन होगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति को भूख लगता है ना, तभी वो भोजन मांगता है। वैसे ही जब आप वन शॉट का मांग कर रहे हैं, यानी कि अभी आपको इस चीज का जरूरत है, तभी आप इस चीज का डिमांड कर रहे हैं। और अगर जरूरत है तो वो आपके सामने प्यारे बच्चों भोजन की तरह हम परोस देंगे और आप बस चुपचाप खा लीजिएगा। आपको सब कुछ अच्छे तरीके से हजम भी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगेगा और सिर्फ एक क्लास में आप पूरा जैव प्रक्रम चैप्टर को समझ पाएंगे। यह एक ऐसा चैप्टर है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और खास करके अगर आप लोग 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं, तब तो आप लोग पूरा वीडियो को देख ही लीजिएगा। एकदम जबरदस्त तरीके से सरल अंदाज में आपको हम हर एक चीज को सिखा देंगे। और दूसरी बात, अगर आप लोग अभी तक क्रैश कोर्स 2024 में ज्वाइन नहीं हुए हैं, तब फिर प्यारे बच्चों ये पूरा वीडियो देखने का फायदा क्या है? क्योंकि असली मटेरियल तो प्यारे बच्चों हम आपको क्रैश कोर्स में ही देने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बच्चे क्रैश कोर्स में अभी तक नहीं जुड़े हैं ना, जुड़ जाइएगा। क्योंकि यहां पर हम सिर्फ 45 डेज यानी कि 45 दिन में पुनः पूरा सिलेबस खत्म करने वाले हैं। और सिलेबस भी पूरा नहीं प्यारे बच्चों, हम बोल रहे हैं भले कि पूरा, लेकिन पूरा में सिर्फ वैसे चीज को बताएंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। वो मटेरियल हम आपको देंगे जिसमें स्पेशल लाइव क्लास का सुविधा होगा, स्पेशल एग्जाम मटेरियल आपको मिलेगा, स्पेशल पीडीएफ नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज होगा प्यारे बच्चों, स्पेशल टीचर का सपोर्ट आपको मिलेगा ये। और उसके अलावा क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, डाउट, यानी कि हर तरह का सुविधा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। कितना में? ओनली प्यारे बच्चों 199 में, यानी कि 199 रुपए में। समझ गए ना? तो अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो लीजिए। क्योंकि आप अगर ज्वाइन नहीं होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है कि आपको झेलना पड़े। लेकिन जो बच्चे हमसे पहले से जुड़ चुके हैं भाई, जो बच्चे पहले से हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, उनको हम पर पूर्ण भरोसा है। और वैसे बच्चे को बस हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने हम पर भरोसा किया है तो भरोसा बरकरार रखिएगा। ये आपका बड़ा भाई, ये आपका टीचर कभी भी भरोसा टूटने नहीं देगा, बस ध्यान रखिएगा। और जो नए बच्चे हैं उनसे हम बस यही कहना चाहेंगे कि आप हमारा बस 1 से 2 क्लास देख लीजिए ना, उसके बाद आप खुद कहेंगे कि नहीं सर, आज ही और अभी ही हम इस क्रैश कोर्स में जुड़ रहे हैं। बस 1 से 2 क्लास कोई भी यूट्यूब पर हमारा उठा करके आप देख लीजिए। और जो बच्चे अगर नहीं जुड़े हैं तो अगर किसी प्रकार का कोई हेल्प लेना चाहते हैं, अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो यहां पर 2 नंबर भी दिया गया है, दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग सीधे अब आगे बढ़ते हैं, जैव प्रक्रम के बारे में जानते हैं। आपको हम लगभग बहुत कुछ बता भी चुके हैं जैव प्रक्रम के बारे में कि आखिर जैव प्रक्रम होता क्या है। ठीक है ना? आखिर जैव प्रक्रम होता क्या है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब सीधे हम जैव प्रक्रम के पीडीएफ को खोलते हैं और आपको हम यहां से बताना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सारे बच्चे तैयार हैं? यस सर, तैयार हैं। तो चलिए, पहला नंबर चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लगभग प्यारे बच्चों हम आधे घंटे में पूरा चैप्टर को समाप्त कर देंगे, लगभग आधे घंटे में, बस ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है प्यारे बच्चों। तो जैव प्रक्रम कहने का मतलब होता है कि जीवों को जीवित रहने के लिए जो क्रियाएं की जाती है, ध्यान रखिएगा, जीवों में संपन्न होने वाली वो सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण का कार्य करती है, यहां पर आप लोग देख रहे हैं, लिखा हुआ है अनुरक्षण का कार्य करती है, मतलब कि जो जीवों को जीवित रहने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतलब इसके बिना जीव जीवित ही नहीं रह सकते हैं, बस उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अंग्रेजी आप समझेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्या है जी? लाइफ। और यहां क्या है? प्रोसेस। यानी कि लाइफ को जीने के लिए जो प्रोसेस है उसी को हम लोग तो लाइफ प्रोसेस कहते हैं ना। और लाइफ जीने के लिए क्या प्रोसेस है? लाइफ जीने के लिए है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन,
ये सब ना प्यारे बच्चों लाइफ का प्रोसेस है, और बस उसी को लाइफ प्रोसेस तो कहते हैं। तो ये जैव प्रक्रम आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग जैव प्रक्रम समझ गए होंगे ना, तो अच्छे तरीके से यहां पर आप लोग जान गए कि जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है उसे कहते हैं जैव प्रक्रम। तो प्यारे बच्चों जाहिर सी बात है कि जीव जीवित रहे इसके लिए जरूरी है पोषण, समझ गए ना, क्योंकि कोई भी जीव बिना पोषण के तो जीवित नहीं रह सकता है ना। एक छोटा सा बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, लेकिन जब उसे पोषण नहीं मिलेगा तो वो क्या बड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब वो पोषण का शिकार हो जाता है ना, तब उसका शरीर भी ग्रोथ नहीं कर पाता है। लेकिन उसी बच्चा को जब डेली पोषण मिलता है, खाना पीना बढ़िया से मिलता है, तेल मालिश बढ़िया से मिलता है, तो वो बच्चा धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी कि जीवों को विकास करने के लिए पोषण प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा जरूरी है, समझ गए। तो अब हम लोग यहां पर जानते हैं कि आखिर ये पोषण क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषक तत्वों को ग्रहण करके, अब कहेंगे कि सर ये पोषक तत्व क्या है? प्यारे बच्चों आपको हम बता चुके हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, दाल। दाल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? आप कहेंगे सर दाल में प्रोटीन पाया जाता है। अरे भाई प्रोटीन पाया जाता है तो वो क्या है? पोषक तत्व ही तो है ना। आप लोग मांस खाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, सब क्या है? प्रोटीन का एक कह सकते हैं कि स्रोत है। तो वो सब पोषक तत्व के लिए ही तो हम लोग खाते हैं ना। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, पोषण का परिभाषा यही होगा कि वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव क्या करते हैं? पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? पोषण। और ये पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है प्यारे बच्चों स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। ध्यान रखिएगा, नाम है स्वपोषण और परपोषण। स्व मतलब प्यारे बच्चों होता है अपना, ध्यान रखिएगा, स्व मतलब होता है अपना और पर मतलब होता है दूसरा। बस यही से आप परिभाषा दे सकते हैं। स्व मतलब होता है अपना और पर मतलब दूसरा, यानी कि जो पोषण के लिए खुद अपने पर निर्भर रहे उसे स्वपोषण कहते हैं। और पर पोषण यानी कि पोषण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहे उसे पर पोषण कहते हैं। बस यही तो है प्यारे बच्चों पोषण। तो ध्यान रखिएगा, इसी चीज को हम लोग लिख दिए हैं कि जो पोषण के लिए अपने पर निर्भर रहे उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण। स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, समझ गए ना। वो पोषण के लिए अपने आप पर निर्भर रहते हैं। लेकिन वही अगर हम लोग बात कर ले, अपना मानव अगर बात कर ले, तो हम लोग पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं कि अगर पेड़ पौधे के द्वारा हमें अनाज मिलेगा, फल मिलेगा, तो ही हम जीवित रह पाएंगे, अन्यथा नहीं। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो क्या है प्यारे बच्चों? वो स्वपोषी हैं, और जो मानव है वो क्या है? वो परपोषी है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहां पर जो परपोषण है ना, ये भी प्यारे बच्चों कितने प्रकार के होते हैं पता है? परपोषण के भी कितने प्रकार होते हैं? परपोषण के भी प्यारे बच्चों 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है परजीवी, दूसरा मृतोपजीवी और तीसरा प्राणी संपोषी। ये जो परजीवी होता है ना प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी, परजीवी यानी कि जो भोजन के लिए या फिर पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहे उसे कहते हैं परजीवी, समझ गए ना। जो किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहे, जो किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहे उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। जैसे अगर हमारे बाल में जू हो जाता है ना, जिसको ढिल्ला कहते हैं, ढिल्ला हो गया है, बड़ा काटता है, खजुआते रहते हैं आप लोग, समझ गए ना, खजुआते हैं ना जी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है? परजीवी है। ये जो जू है ना हमारे शरीर से पोषण ले रहा है भाई, हमारे शरीर से पोषण ले रहा है। आप लोग देखते होंगे कभी कभी भैंस को नहलाने के लिए जाते होंगे नदी में ना, जोंक लटक जाता है भैंस में, जोंक लग जाता है ना, वो जोंक क्या है प्यारे बच्चों? परजीवी है। वो भैंस के शरीर से ना क्या ले रहा है? पोषण ले रहा है, समझ गए। अच्छा, तो ये जो परजीवी भी होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अंतः परजीवी और एक होते हैं बाह्य परजीवी। अंतः मतलब अंदर से, बाह्य मतलब बाहर से, यानी कि जो अंदर से पोषण ले रहा है। अंदर से कहने का मतलब कहां से? शरीर के अंदर से, समझ गए ना। जो शरीर के अंदर से पोषण ले रहा है उसे कहते हैं प्यारे बच्चों क्या? क्या? अंतः परजीवी। और जो शरीर के बाहर से पोषण ले रहा है उसे कहते हैं बाह्य परजीवी। शरीर के बाहर से कौन पोषण ले रहा है? ये माथा का जो जू है ना, ये शरीर के बाहर से पोषण ले रहा है, समझ गए। ये शरीर के बाहर से पोषण ले रहा है जी, समझ गए ना। इसलिए बहुत सारे लोग देखते होंगे ना कि ढेर सारा जब जू हो जाता है ना, तो बाल क्या करवा लेते हैं? मुड़वा लेते हैं, छिलवा लेते हैं। अरे बड़ा ढीला हो गया है यार, मतलब बाल को छिलवा लेते हैं, समझ गए। लेकिन अब लड़कियों को हो जाए तो क्या करे भाई? लड़कियां को हो जाए तो क्या करे? वो लोग एकदम बस खजुआते रहती है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आपको हम बता रहे थे अंतः परजीवी। अच्छा, अंतः परजीवी क्या होता है? जो अंदर से पोषण प्राप्त करे। कभी कभी देखते होंगे ना कि मानव शरीर के अंदर भी जोंक हो जाता है, कीड़ा हो जाता है,
देखते हैं कभी कभी किसी का पेट बहुत ज्यादा दर्द करता है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि पेट में कीड़ा हो गया है। तो जो अंदर पेट में कीड़ा हुआ वो क्या है? अंतःपरजीवी है। क्या है? अंतःपरजीवी, यानी कि वो हमारे शरीर के अंदर घुस करके पोषण ले रहा है, उसे कहते हैं अंतःपरजीवी। और वो जो कीड़ा है ना, कहीं बाहर से नहीं घुसा है, वो शरीर के अंदर खुद ब खुद क्या हो गया है? डेवलप हो गया है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। तो परजीवी दो प्रकार के होते हैं। दूसरा हम आपको बताएं मृतोपजीवी, नाम ही है मृतोपजीवी, यानी कि जो मरे हुए जीव जंतुओं से एवं सड़े गले जगह से अपना पोषण प्राप्त करे, उसे कहते हैं मृतोपजीवी। याद रहेगा? चलिए बहुत बढ़िया। और तीसरा है प्यारे बच्चों प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी क्या है? जो अपना भोजन तो ग्रहण कर रहा है लेकिन ठोस अथवा द्रव के रूप में कर रहा है प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं प्राणी संपोषी। जैसे मानव तो ठोस द्रव सब रूप में अपना भोजन ले लेता है। समझ गए ना? समझ रहे हैं ना? तो मानव हो गया, मेढक हो गया, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया प्यारे बच्चों प्राणी संपोषी। तो इतना आप लोगों को याद रहेगा ना? बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं। अब पौधों में पोषण कैसे होता है? मानव में पोषण तो हम लोग जान गए, पौधों में पोषण कैसे होता है? तो पौधों में पोषण होता है प्यारे बच्चों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों में पोषण होता है। और ये जो प्रकाश संश्लेषण टॉपिक है ना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि परीक्षा में पता नहीं कितना बार पूछा है। 2011 में, 12 में भी पूछ दिया प्यारे बच्चों, 14 में पूछ दिया, 18 में पूछ दिया, 21 में पूछ दिया, मतलब बहुत बार प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पौधों में पोषण कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है या फिर वह प्रक्रम है जिनके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, उसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। बिना सूर्य के प्रकाश का ना भोजन तैयार नहीं कर सकते हैं पेड़ पौधे। तो ये प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। अच्छा, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है पता है? ये वाला जो समीकरण है ना, इसको याद रखिएगा, 6CO2 + 12H2O। अगर सनलाइट और क्लोरोफिल मिला तो क्या बना लेगा? ग्लूकोज बना लेगा। और ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 प्लस में कुछ ऑक्सीजन और कुछ जलवाष्प जो रहेगा वो बाहर निकल जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो 5 नंबर में पूछा जाता है। समझ गए ना? और अक्सर हम आपको बताते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। क्यों? ये प्रमाणित करें। ये हो गया पहला प्रयोग आपका। दूसरा प्रयोग, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल आवश्यक होता है। ये हो गया आपका दूसरा प्रयोग। अब तीसरा प्रयोग, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस आवश्यक होता है। ये तीसरा प्रयोग। और चौथा प्रयोग पता है क्या होता है? ये वाला, प्रमाणित करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ये 4 प्यारे बच्चों प्रयोग हैं। समझ गए ना? ये 4 प्रयोग हैं, यानी कि 4 एक्सपेरिमेंट हैं जो कि परीक्षा में पूछा जाता है भाई। तो ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा प्रयोग बताएं? सबसे पहला तो बता दिया हम आपको, ये वाला प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, इसे प्रमाणित करना है। प्रमाणित प्यारे बच्चों बड़े आराम से कर लेंगे। हम लोग आपको बताए थे भी, क्या बताए थे कि पहले तो एक हम लोग गमला में पौधा लेते हैं और उसको पहले देखिए, कोई भी प्रयोग करिएगा ना तो उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, गमला में पौधा तो लेंगे। समझ गए ना? अगर कोई भी प्रयोग करते, देखिए चारों प्रयोग का ना हम एक कैलकुलेशन बता देते हैं आपको, एकदम शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं कैसे आप लोगों को याद रहेगा। ध्यान रखिएगा, एक पौधा लेंगे। अब चाहे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, एकदम शॉर्टकट में बताते हैं, चारों प्रयोग ना आप एक ही बार में याद रख लीजिएगा। गमला में लगा हुआ पौधा को 2-3 दिन के लिए अंधेरा कमरा में रख देते हैं। देखिए ये वाला प्रयोग में ना 2-3 दिन के लिए अंधेरा कमरा में रख रहे हैं। दूसरा वाला प्रयोग को, अगर दूसरा वाला चलिए ये हम नंबर दे देते हैं जी, नंबर दे देते हैं। ये हो गया पहला प्रयोग, ये हो गया दूसरा प्रयोग, ये हो गया तीसरा प्रयोग, और ये हो गया आपका चौथा प्रयोग। अब देखिएगा चारों में डिफरेंस क्या है प्यारे बच्चों। ये ना बिल्कुल चारों प्रयोग एक बार में आपको समझ में आएगा। पहला प्रयोग में क्या बताया? 2-3 दिन के लिए अंधेरा कमरा में रख देते हैं। दूसरा प्रयोग में भी पौधा लेते हैं, उसको 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरा में रख देते हैं। अब तीसरा प्रयोग में भी प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा 36 से 48 घंटे के लिए अंधेरे कमरे में रख देते हैं, यानी कि यहां पर भी हम लोग 2-3 दिन के लिए, यानी कि तीनों प्रयोग में एक चीज तो कॉमन है कि पौधा लेना है और उसको 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरा में रख देना है। ये तो आपका कॉमन पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि गमला में लगा पौधा जो कि हम लोग अंधेरे कमरे में अभी तक रख रहे थे ना, उसको अब 3-4 घंटा के लिए धूप में छोड़ देंगे। ये वाला चीज भी कॉमन है। देखिए 3-4 घंटा के लिए धूप में छोड़ेंगे। यहां पर भी देखिए, ये तो दूसरा में ना हो गया जी, पहला में देखिए, पहला में देखिए
3-4 घंटा के लिए धूप में छोड़ देंगे। देखिए पहला में भी 3-4 घंटा के धूप में छोड़ेंगे, दूसरा में भी 3-4 घंटा धूप में छोड़ेंगे, और तीसरा में प्यारे बच्चों, तीसरा में अच्छा तीसरा में नहीं है, तीसरा में नहीं है जी, और चौथा में भी नहीं है। यानी कि यहां पर दो प्रयोग में है, जिसमें क्या है 3-4 घंटा के लिए अब हम लोग धूप में छोड़ेंगे, समझ गए ना। और उसके बाद क्या करते हैं, पहला प्रयोग में आ जाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अब पत्ती को बाहर निकाल करके सब पर अल्कोहल सब पर डालेंगे। यहां पर भी देखिए अल्कोहल मिला रहे हैं, यहां पर भी कहां गया, यहां पर भी देखिए अल्कोहल मिला रहे हैं, यहां पर भी कहीं ना कहीं अल्कोहल होगा। नहीं, यहां पर जो तीसरा नंबर प्रयोग है ना CO2 गैस वाला, इसमें अल्कोहल की जगह प्यारे बच्चों हम लोगों को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH लेना है। अंतर समझ में आ रहा है। गमला को लिए 3-4 दिन के लिए धूप अंधेरे कमरे में रख दिए। दूसरा नंबर 3-4 घंटा के लिए धूप में छोड़ दिए। अब तीसरा नंबर अल्कोहल लेंगे, क्या लेंगे, अल्कोहल, और एक जगह पर KOH लेंगे प्यारे बच्चों। अब चलिए फिर से पहला नंबर प्रयोग में आते हैं। अब पत्ती को ना उबाल करके साफ कर लेंगे और उस पर आयोडीन का घोल डालेंगे। पहला प्रयोग में आयोडीन का घोल डालेंगे। दूसरा प्रयोग में प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, दूसरा प्रयोग में भी हम लोग क्या करेंगे, क्लोरोफिल अल्कोहल में घुलनशील होता है, सर्वेक्षण में पाया गया कि हाँ दूसरा में ना हमको आयोडीन डालने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ऐसे ही हो जाएगा। दूसरा में आयोडीन डालने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा प्यारे बच्चों, और तीसरा में तो KOH ही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहला में आयोडीन डालेंगे। अगर प्यारे बच्चों पत्ती का रंग बदल गया आयोडीन वाला भाग में, तो समझेंगे कि सूर्य का प्रकाश उसके लिए आवश्यक है, लेकिन अगर नहीं तो सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं, समझ गए। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है, ये जो पत्ती होता है ना, इसके पत्ती के आधे भाग को प्यारे बच्चों एक कागज की सहायता से ढकना पड़ता है, ताकि ये वाला जो हिस्सा रहे इस पर सूर्य का प्रकाश न पड़े। बस यही तो है प्रयोग, और तो कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। अगर ये चारों प्रयोग आप लोग एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं, इसमें क्या बताए, KOH युक्त बोतल को लेते हैं और मुंह पर ग्रिज लगा करके क्या करते हैं, ढक देते हैं, जैसे इस चित्र में आपको दिखाया गया है। आधा पत्ती बोतल में, आधा पत्ती बाहर में, समझ गए, आधा पत्ती को बोतल में और आधा पत्ती को बाहर में, बस वही तो है। और कुछ समय के लिए उसको धूप में रखते हैं और पत्ती को तोड़ करके पानी में उबाल देते हैं और एल्कोहल से धो करके उस पर KI का घोल लगाते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रयोग में भी एल्कोहल आ गया। निरीक्षण में क्या पता चलता है, कि KOH के द्वारा बोतल की CO2 गैस सोख ली जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी न होने से पत्ती के अग्रभाग में मंड का निर्माण नहीं हो पाता है। शेष भाग मंड के कारण नीला हो जाता है। तो नीला हो गया तो समझिए कि अपना प्रयोग सिद्ध हो गया, समझ गए ना। तो इस प्रकार से ना कॉमन चीज को निकाल कर करिएगा ना, तो चारों प्रयोग आपका ना एक बार में ही क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, समझ गए ना। और ये चौथा प्रयोग है, ऑक्सीजन मुक्त होती है ये वाला, इसमें भी ध्यान रखिएगा। एक प्यारे बच्चों बस क्या करना है, एक जलीय पौधा लेना है और जलीय पौधा को क्या कर देना है, समझ गए ना। एक पौधा सूर्य के प्रकाश में CO2 और ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसमें क्या लेना है जी, सावधानी पूर्वक ढक देंगे। हाइड्रा का पौधा, देखिए एक जलीय पौधा में हम लोग हाइड्रा का पौधा ले लिए हैं और इसमें से इसको क्या करते हैं, अंदर की तरफ डुबा करके रखते हैं और अंदर से बुलबुला निकलता है, और बुलबुला निकल रहा है मतलब ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी कि सिद्ध हो गया कि हमारा ऑक्सीजन गैस छोड़ता है, समझ गए ना। ये प्यारे बच्चों चारों प्रयोग आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ना कंप्लीट कर लीजिएगा, समझ गए। पहले क्या करिएगा, चारों में जो कॉमन है उसको छांट लीजिए, समझ गए ना। सबसे पहला चीज, चारों में जो कॉमन है उसको छांट लीजिए। उसके बाद जो दूगो में कॉमन है उसको छांट लीजिए, और फिर एगो में जो है उसको याद कर लीजिए। बस हो गया, चारों प्रयोग अपना खत्म, समझ गए ना। अगर अलग अलग करके याद करिएगा ना, कभी भी नहीं याद होगा। जब हम भी याद करते थे ना तो ऐसे ही करते थे, चारों प्रयोग में ना जो कॉमन चीज था उसको अलग कर लिया कि पौधा लेना है 3-4 घंटा के लिए, क्या 3-4 दिन के लिए अंधेरा में रखना है, फिर 3-4 घंटा के लिए धूप में रखना है, फिर अल्कोहल लेना है, गर्म करना है, अल्कोहल का घोल डालना है, पत्ती का रंग बदल जाएगा, अपना प्रयोग सिद्ध हो जाएगा, समझ गए ना। बस यही है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की अवस्था के बारे में आपको जानकारी होगा कि प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, बताइए। प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, अरे भाई प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, जल्दी से बता तो दो। प्रकाश संश्लेषण की आप कहेंगे सर प्रकाश संश्लेषण की 2 अवस्थाएं होती है। सर प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं होती है प्यारे बच्चों, 2 अवस्था होती है। कौन कौन भाई, एक तो होता है प्रकाशिक क्रिया और दूसरा होता है अप्रकाशिक क्रिया। एक तो होता है प्रकाशिक क्रिया और दूसरा होता है अप्रकाशिक क्रिया। ध्यान रखिएगा, प्रकाशिक क्रिया क्या है, प्रकाशिक मतलब प्रकाश, अप्रकाशिक मतलब बिना प्रकाश के, यानी कि जो प्रकाश में क्रिया हो रहा है उसे कहते हैं प्रकाशिक।
समझ गए ना। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रकाश में हो रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाशिक, और प्रकाश के अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली की क्रिया को क्या कहते हैं, अप्रकाशिक कहते हैं। तो बस यही तो है बाबू, ध्यान रखिएगा। तो प्रकाशिक क्या है, जो क्रिया प्रकाशिक क्रिया है, जो क्रिया क्या प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है, और अप्रकाशिक क्या है, प्रकाश के अनुपस्थिति में संपन्न होता है। बस यही तो आपको याद करना है। उसके बाद अब देखते हैं जंतुओं में पोषण कैसे होता है। अब देखते हैं जंतुओं में पोषण कैसे होता है, समझ गए ना। अरे भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बस एक बार में आपको सब कुछ याद हो जाएगा। चिंता करने की बात नहीं है प्यारे बच्चों। आपको पता है चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। तो चिंता करने से ना आपका चतुराई घट जाएगा, तो इसलिए चिंता मत करिएगा। अरे चिंता करने के लिए हमारा ये खोपड़ी है ना, आप लोगों के लिए चिंता कर लेगा भाई, समझ गए ना। आप लोगों के लिए पर्याप्त है ये हमारा खोपड़ी, चिंता कर लेगा। कैसे आपको टॉपर बनाना है, कैसे आपको परीक्षा में पास कराना है, कैसे आपको रैंकर बनाना है, कैसे परीक्षा में 80, 85, 90% से ऊपर आपको दिलवाना है ना, ये पूरा प्लानिंग इसमें घूमते रहता है मेरे भाई, समझ गए ना। पूरा प्लानिंग यहां पर घूमते रहता है। तो आपको चिंता नहीं करना है कि सर हमारे लिए क्या कर रहे हैं। सर तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा है प्यारे बच्चों, बस आप इतना ही सोच लीजिए, समझ गए ना। हाँ, और हम सिर्फ वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य में भी जीते हैं। सिर्फ अभी की नहीं प्यारे बच्चों, भविष्य की भी सोचते हैं। यानी कि अभी से जब तक आपका परीक्षा है ना, तब तक का प्यारे बच्चों यहाँ रोड मैप तैयार है कि किस तरीके से आपको तैयारी करवाना है। बस ये ध्यान रखिएगा, आपका एक एक चीज हम कंप्लीट करवा देंगे। चलिए अब बात करते हैं जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन एनिमल, जंतुओं में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो ध्यान रखिएगा। अब पौधे के बारे में तो बात करते हैं कि पौधे भाई आत्मनिर्भर होते हैं, पौधे तो अपना भोजन खुद बनाते हैं। पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। लेकिन अगर जीव जंतु के बारे में बातचीत किया जाए तो जीव जंतु क्या होते हैं बताइए, जीव जंतु क्या होते हैं। तो आप कहेंगे कि सर जीव जंतु तो क्या होते हैं, परपोषी या विषमपोषी होते हैं। जीव जंतु परपोषी होते हैं, यानी कि परपोषी या विषमपोषी भी उसी को कहा जाता है। अच्छा, तो ये जो जंतुओं में पोषण होता है ना, कई एक तरह से प्यारे बच्चों संपन्न होता है, कई एक तरह से संपन्न होता है, समझ गए। चलिए अब मान लिया जाए कि एक जंतु के बारे में बात करते हैं, समझ गए। इस चीज के बारे में, एक जंतु के बारे में प्यारे बच्चों बात करते हैं, ठीक है ना। मानव इंसान भी तो क्या है, जीव जंतु ही है ना। मानव भी क्या है, एक जीव जंतु ही है। अच्छा, तो अगर हमें पोषण की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर पोषण के, रे भाई ये मच्छर क्यों उड़ रहा है, ये जीव जंतु तुम पर ही पढ़ा देंगे पूरा बायोलॉजी, फिर तुम्हारा पोषण निकल जाएगा। बहुत देर से छटपटा रहे हो भाई, ब्लैक बोर्ड पर आकर के बैठ जाते हो, बताओ पोषण पढ़ा रहे हैं, हमारा पोषण निकल जाएगा अभी, समझ गए ना। ये देखो पकड़ा गया जी, समझ गए ना। ये पोषण, इसी को पकड़ करके पोषण पढ़ा दे क्या, इसमें पोषण कैसे होता है। एक छोटा सा कीट है भाई, उड़ रहा है बार बार, बोर्ड पर देखो ना, बैठ जाए, जहां बैठता है ना वहां पर आ जाता है। इसी को पकड़ करके पोषण पढ़ा देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम आपको बता रहे थे जंतुओं में पोषण, क्या बता रहे थे, जंतुओं में पोषण। तो जंतुओं में पोषण के बारे में अगर बातचीत किया जाए तो जंतुओं में पोषण कई एक तरह से संपन्न होता है। जैसे प्यारे बच्चों, अगर मान लिया जाए अपने बारे में बातचीत करते हैं, हम क्या करते हैं पोषण के लिए, पहले खाना को शरीर के अंदर डालते हैं, यही ना होता है, शरीर के अंदर खाना को डालते हैं। तो खाना को हम जब शरीर के अंदर डालते हैं तो उसको कहते हैं अंतः ग्रहण। खाना ग्रहण किए, कैसे ग्रहण किए, तो अंतः ग्रहण, अंदर ग्रहण किए, समझ गए ना, यही ना होता है। तो सबसे पहला है प्यारे बच्चों अंतः ग्रहण। अंतः ग्रहण यानी कि खाना को शरीर के अंदर प्रवेश कराना ही क्या कहलाता है, अंतः ग्रहण कहलाता है। तो जंतुओं के द्वारा भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया को अंतः ग्रहण कहते हैं। उसके बाद पाचन। अब प्यारे बच्चों जब शरीरवा में चल जाता है, पूरा शरीर में भोजन चल गया, अब क्या होता है, पूरा पचना शुरू हो जाता है। अंदर वाला जितना यंत्र तंत्र है ना, सब काम करना शुरू कर देता है। अरे लो आ गया आ गया आ गया, भोजन आ गया, पचाओ इसको पचाओ इसको, समझ गए ना। तो ये प्यारे बच्चों जैसे ही भोजन अंदर जाता है ना, तो अंदर क्या होता है, पूरा पाचन शुरू हो जाता है, समझ गए। उसमें जितना भी मतलब कि मिलना जुलना है ना, सब मिलजुल जाता है और वो भोजन पचना शुरू हो जाता है। तो जब भोजन का अंतः ग्रहण करते हैं, उसके बाद दूसरा स्टेप आता है पाचन का। तो ध्यान रखिएगा, शरीर के अंदर भोजन का सरल अणुओं में विघटित होना ही क्या कहलाता है, पाचन। यानी कि जैसे ही शरीर के अंदर भोजन गया, वो सरल अणुओं में विघटित होना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए अब तीसरा होता है क्या प्यारे बच्चों, देखिए भोजन तो कर लिए, भोजन का पाचन भी हो गया, लेकिन क्या सिर्फ पाचन करने से हमारे शरीर को एनर्जी मिल जाएगा, नहीं। सिर्फ पाचन करने से एनर्जी नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा सर,
जब तक हमारा शरीर उस भोजन के महत्वपूर्ण पोषक तत्व को अवशोषित नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। समझ गए ना? यानी कि भोजन में जो पोषक तत्व था ना, उसको प्यारे बच्चों अवशोषित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अवशोषित किया जाएगा। और जब अवशोषित करेंगे ना, तब क्या होगा जी? अवशोषित करेंगे तब क्या होगा, बताओ जल्दी। अवशोषित करने के बाद ही प्यारे बच्चों क्या होता है? हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, पाचन क्रिया के फलस्वरूप भोजन के सरल अणु यानी कि आंत की दीवार द्वारा अवशोषित होकर के रुधिर में मिला लिया जाता है, उसे ही अवशोषण कहते हैं। यानी कि जितना भी पोषक तत्व है ना, बढ़िया बढ़िया चीज जो है ना खाना में, उसको ना खून क्या करता है? अपने में मिला लेता है, उससे खून बन जाता है। और उसके बाद क्या होता है? स्वांगीकरण होता है प्यारे बच्चों। यानी कि अब देखिए, पोषक तत्व का अवशोषण भी हो गया। अब क्या होगा? उस पोषक तत्व से, यानी कि जो पोषक तत्व ग्रहण किया हमारा शरीर, जो अवशोषित किया, उससे अब ऊर्जा का निर्माण होगा, तब ना उससे हम लोग काम करेंगे। हैं? अभी हम आपके सामने इतना एनर्जेटिक क्यों है? क्योंकि हम भोजन करके आए हैं और पोषक तत्व हमको भरपूर मिल रहा है, तो ना हमें क्या है? एनर्जेटिक है। अगर हमको भूख लगा रहता, अगर हमें पोषक तत्व नहीं मिलता, अगर हमारे शरीर में पोषण का कमी होता, आगे इसे के लिए रहते। समझ गए ना? लेकिन प्यारे बच्चों, यहां पर एकदम हम पूरा एकदम जोश जुनून के साथ पढ़ा रहे हैं, मतलब हमको एनर्जी मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, स्वांगीकरण यही होता है। पोषण के जिस चरण में ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। और सबसे लास्ट में क्या होता है? देखिए, भोजनों कर लिए, उसको पचा भी लिए, और क्या कर लिए? अवशोषित भी कर लिए पोषक तत्व, उसके बाद ऊर्जा भी मिल गया। तो अब क्या बच गया? जो भोजन का अवशिष्ट पदार्थ है उसका बहिष्करण कर दे। चलो भाई निकलो अब। तो अब बहिष्करण हो गया प्यारे बच्चों, भोज्य पदार्थों को मल के रूप में शरीर से बाहर निकालना बहिष्करण हो गया। समझ गए ना? यहां तक समझ गए? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों, अब आता है आगे अगला टॉपिक। ध्यान रखिएगा, अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों, और ये ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक ये कहता है कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। चूंकि अमीबा एक कोशिकीय प्राणी होता है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय प्राणी है। तो अमीबा जब एक कोशिकीय प्राणी है, तो जाहिर सी बात है कि अमीबा के बारे में हमें पढ़ना होगा। तो अमीबा के बारे में ना हम आपको थोड़ा सा चित्र बना करके समझाते हैं, विशेष तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे मान लिया जाए कि अमीबा के बारे में अगर बात करें, तो प्यारे बच्चों जैसे भी हाथ घुमा दीजिए, ये आपका क्या बन गया? अमीबा बन गया। अब मान लिया जाए इसका भोजन है यहां पर, का भोजन है यहां पर। अमीबा में एक केंद्रक भी पाया जाता है बीच में, इसका भोजन है यहां पर। पता है क्या करेगा? अब ये प्यारे बच्चों धीरे धीरे ना अमीबा जो ये है ना, ये कुटपाद का निर्माण करेगा। किस चीज का? कुटपाद का। कहिएगा सर कैसे कुटपाद का? जैसे देखिए यहां पर इसका भोजन है, अब अमीबा क्या करेगा पता है? इस प्रकार से ना, इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्या करेगा? ये देख लीजिए, कुटपाद का निर्माण किया। कुटपाद क्या किया? यानी कि इस भोजन को पहले चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया। समझ गए ना? इस भोजन को क्या किया? चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया। और अगला टर्म में तो इसको घेरिए लेगा जी। अगला टर्म में क्या करेगा? इसको तो घेरिए लेगा, घेर करके अपने शरीर के अंदर कर दिया। और शरीर के अंदर करेगा ना, तो अब इसको पचाना शुरू कर देगा। समझ गए? तो शरीर के अंदर कुछ इस तरीके से अमीबा अपने भोजन को लेता है, और फिर प्यारे बच्चों पूरा पचा उचा करके फिर अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। जैसे अंदर किया वैसे ही बाहर निकाल देता है। समझ गए ना? ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे अमीबा के बारे में थोड़ा हम आपको विशेष तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि ये परीक्षा में पूछता है। क्या लिखिएगा? अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये अपना भोजन प्राणी संपोषी के आधार पर शैवाल, डाइटम, जीवाणु, विषाणु आदि को कुटपाद की मदद से पकड़ता है और खाता है। ठीक है ना? देखिए अमीबा अपने सतही स्तर पर अंगुली नुमा संरचना, यानी कि यहां पर जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, ये प्यारे बच्चों अंगुली नुमा संरचना होता है। और अंगुली नुमा संरचना के माध्यम से क्या करता है? वो भोजन को पकड़ता है, जिसे कुटपाद कहते हैं। और कुटपाद अपने चारों ओर प्याले नुमा संरचना बनाता है, जिसे फूड कप कहते हैं। इसकी सहायता से भोजन को चारों ओर से घेर लिया जाता है। उसके बाद खाद्यधानी या रसधानी का निर्माण करके अमीबा अपने शरीर से एंजाइम का स्राव करता है, जैसे ट्रिप्सिन, ये सब। समझ गए ना? उसके बाद यह एंजाइम भोजन को पचाने का कार्य करता है। जब भोजन पच जाता है, ठीक है ना, उसके बाद अमीबा सारा पोषक तत्व को ग्रहण कर लेता है, और जो अपच पदार्थ हो गया, यानी कि जो बेकार पदार्थ हो गया, उसे छिद्र या रिक्ति के सहारे बाहर निकाल देता है। और इस प्रकार से अमीबा अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। समझ गए? तो ये है प्यारे बच्चों अमीबा में पोषण, जिसे आप क्या कर लीजिएगा? अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है? ठीक है ना? चलिए, और अब प्यारे बच्चों बचता है इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक, का नाम है मानव पाचन तंत्र। देख रहे हैं ना कितना प्यारे बच्चों आसानी के साथ हम लोग जय प्रक्रम चैप्टर को पढ़ गए। कितना आसान था जय प्रक्रम चैप्टर, कहीं कोई हार्ड था? नहीं ना? कहीं कोई हार्ड नहीं था भाई। चलिए जय प्रक्रम,
मानव पाचन तंत्र यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। प्यारे बच्चों, यहां पर जो आप देख रहे हैं ना ये वाला चित्र, इसमें आपको विशेष तरीके से समझ में आएगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। यहां से आदमी खाना खाता है, यहां से देख रहे हैं ना, यहां से आदमी खाना खाया, ऐसे ऐसे आता है एकदम ऐसे ऐसे, और यहाँ पर अमाशय है, सब अग्नाशय पित्ताशय सब वहीं पर है, सब पचा उचा। उसके बाद ये बीच वाला छोटी आंत है, ऊपर ऊपर से ये बड़ी आंत है, छोटी आंत बड़ी आंत में आया, फिर ओहो भाई फिर क्या हुआ जी, फिर क्या हुआ, फिर प्यारे बच्चों जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है। समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहला मानव पाचन तंत्र का सबसे पहला अंग कौन सा होता है? आहार नाल होता है। मानव पाचन तंत्र का सबसे पहला अंग कौन सा होता है? आहार नाल होता है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। तो मानव पाचन तंत्र का सबसे पहला अंग है आहार नाल। तो आहार नाल से हम शुरुआत करते हैं, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल यानी कि पूरा को तो आहारे नाल न कहते हैं भाई, है यहां से लेकर के पूरा एकदम प्यारे बच्चों आहार नाल ही होता है, यानी कि जहां से जहां तक, ठीक है ना, जहां से जहां तक, यानी कि जहां से भोजन अंदर गया और जहां से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकला, पूरा वहां से लेकर के वहां तक क्या कहलाएगा? आहार नाल ही कहलाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आहार नाल क्या होता है? एक लंबी कुंडली सी रचना होती है, जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। इसकी शुरुआत कहां से हो जाती है भाई? मुख गुहा से, और यह गुर्दा तक जाता है, यानी कि मल द्वार तक जाता है, और पूरा को क्या कहते हैं? आहार नाल ही कहते हैं। अच्छा, आहार नाल का सबसे पहला अंग कौन सा है? तो जवाब होगा कि सर मुख गुहा है। आहार नाल का सबसे पहला अंग कौन सा है? जवाब होगा सर मुख गुहा है। तो ध्यान रखिएगा, मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं प्यारे बच्चों। अगर इतना बार पूछा जाए तो उसे हम अति 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 महत्वपूर्ण कहते हैं। समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। एक बार अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तब तो हम लोग कह देते हैं कि अरे भाई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार नहीं बल्कि इतिहास रच दिया है पूछते पूछते। समझ गए ना, बिहार बोर्ड का इस पर ठप्पा लगा हुआ है, बपौती क्वेश्चन है ये सब। कुछ क्वेश्चन जो है ना वो बिहार बोर्ड का बपौती क्वेश्चन है, जो कि पूछता ही पूछता है, कहता है कि हमारे पिताजी बचा करके रखे हैं क्वेश्चन को, तो आज हम छोड़ देंगे क्वेश्चन को, हम पूछवे करेंगे। समझ गए ना, तो वैसे क्वेश्चन है, कुछ बपौती क्वेश्चन है, और वैसे ही कुछ बपौती क्वेश्चन के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। कहाँ? क्रैश कोर्स में। समझ गए ना, जितने भी सारे बपौती क्वेश्चन है ना वो सब क्वेश्चन वहां पर हम करवा देंगे। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से, बस आप लोग पढ़िएगा। मुख गुहा के बारे में अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो मुख गुहा आहार नाल का क्या है जी? सबसे पहला अंग होता है, सबसे मुंह क्या है? सबसे पहला अंग होता है, जहां पर कि क्या होता है? दांत होता है, जीभ होता है, लार ग्रंथि होता है, जहां से लार ग्रंथि स्रावित होता है और उसके द्वारा भोजन का पाचन होता है। तो इसे मुख गुहा के बारे में ध्यान रखिएगा। हम आपको मुख गुहा के बारे में विशेष तौर से बताए थे भी कि 32 को दांत होता है, 32 दांत होता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और जीभ पर लगभग 10,000 स्वाद कलिका होता है, 10,000 स्वाद कलिका होता है, 10,000 क्या होता है? स्वाद कलिका होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पहला अंग हो गया मुख गुहा। दूसरा अंग होता है ग्रास नली। ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये लंबा वाला भाग यहां से लेकर के यहां तक, ये प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? ये कहलाता है ग्रास नली। क्या कहलाता है? ग्रास नली। ये वाला भाग आप लोग ध्यान रखिएगा, ये वाला जो यहां से यहां तक देख रहे हैं ना, ये प्यारे बच्चों क्या कहलाया? ग्रास नली कहलाया। तो इसके बारे में हम लोग लिख देंगे कि ग्रास नली क्या है। तो ध्यान रखिएगा, यह नली के आकार की संरचना होती है जो भोजन को अमाशय में भेजने का काम करती है। ये जो आप भाग देख रहे हैं ना, ये प्यारे बच्चों क्या है? अमाशय है। क्या है? अमाशय। हम सबके सामने लिख भी दिए हैं, सबके सामने लिखा गया है, ये अमाशय है, ये शुद्रांश। अच्छा हाँ, मानव पाचन तंत्र का ना चित्र बनाने के लिए परीक्षा में पूछता है मेरे भाई। मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाने के लिए ना परीक्षा में आपको पूछेगा, तो परीक्षा में कैसे लिखना है जरा ध्यान से देख लीजिएगा। समझ गए ना। अच्छा, पहले इसके बारे में बता देते हैं। ग्रास नली में ना मुख्य रूप से लार ग्रंथि होता है, निगल द्वार जिसको आहार नाल, श्वसन तंत्र, एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स क्या होता है? आपको बताए थे कि हमारा मुंह और नाक दोनों का ना नली एक ही जगह पर होता है। समझ गए ना। ऐसे होता है प्यारे बच्चों, जैसे समझिए इससे हो गया, ठीक है ना, ये हो गया नाक वाला नली। समझ गए ना, ये हो गया नाक वाला नली, और ये मुंह वाला नली गया, और मुंह वाला नली जा करके और इसमें प्यारे बच्चों मिल जाता। समझ गए ना। यहां पर एक ढक्कन होता है, इसी ढक्कन को क्या कहते हैं? एपिग्लोटिक्स कहते हैं, जो मुंह और नाक के नली को क्या करता है? रोकता है एक साथ होने से। और कभी कभी एपिग्लोटिक्स का काम नहीं करता है तो आदमी सरक जाता है। समझ गए ना, वही होता है। जाना था मुंह वाला नली में, घुस जाता है नाक वाला नली में, तो आदमी सरक जाता है। समझ गए, ध्यान रखिएगा।
तो ये सब आप लोग ग्रास नली के बारे में ध्यान रखिएगा। ग्रास नली में क्या, अच्छा ग्रास नली में जब भोजन को करते हैं तो देखते हैं भोजन कभी फैलता, भोजन के कारण ये नली कभी फैलता है कभी सिकुड़ता है, उसको क्रमाकुंचन कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आमाशय, समझ गए ना। देखिए हम कहां पर, ये वाला भाग ना आपका आमाशय वाला भाग है, ये आपका क्या है जी, आमाशय वाला भाग है, सामने में लिखा गया है भी आमाशय। तो आमाशय प्यारे बच्चों किस प्रकार का होता है, अंग्रेजी के जे आकार का होता है, समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। और आमाशय में 3 भाग होते हैं, कार्डियक, क्या अगला वाला भाग को कार्डियक कहते हैं, बीच वाला भाग को फुंडिक कहते हैं और पिछला भाग को पाइरोलिक कहते हैं, समझ गए ना। और अमाशय में 3 से 4 घंटा भोजन रहता है। बस आप अगर इतना भी लिख देंगे ना कि भोजन अमाशय में 3 से 4 घंटा रहता है और उसके बाद उसका वहां से निष्कासन हो जाता है, तो बस ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, समझ गए। अमाशय में भोजन जब जाता है तो गाढ़ा लेई पदार्थ के जैसा बन जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, काइम कहा जाता है। और जबकि जो लिक्विड पदार्थ में होता है ना उसे चाइल कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद भोजन कहा जाता है यकृत में। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो यकृत ही है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा भी है, विचार के अगर भार के विचार से कहें तो लगभग 1.5 किलो का यकृत होता है, जिसको जिगरा भी कहा जाता है, कहते हैं ना जिगर का टुकड़ा, तो यही हो गया यकृत, समझ गए, जो वसा का भी खंडन करता है। और यकृत के बाद फिर भोजन कहा जाता है अग्नाशय में जाता है। यकृत के बाद भोजन कहाँ गया, अग्नाशय में। ये वाला क्वेश्चन सोच लीजिए कि आपका परीक्षा में आया हुआ है, समझ गए ना, तो इसलिए याद कर लीजिएगा। यह अमाशय और छोटी आंत के बीच में स्थिर रहता है। इसमें से लाइपेज नामक एंजाइम स्राव होता है। इसका मुख्य कार्य होता है वसा को पाचन करना। ये प्यारे बच्चों आप लोग क्या अग्नाशय देख रहे होंगे, कहां पर अग्नाशय है, आपको कुछ पता चल रहा है। ये देखिए, तो ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला जो हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा देखिए, देख रहे हैं ना, ये प्यारे बच्चों क्या है, यही तो है अग्नाशय। क्या है वो, अग्नाशय वाला हिस्सा है, उसको ध्यान रखिएगा। और अग्नाशय के बाद भोजन आता है छोटी आंत में, जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। आहार नाल में अगर सबसे ज्यादा लंबा है ना तो वो छोटी आंत ही है। आहार नाल में अगर सबसे ज्यादा लंबा कोई है तो वो कौन है, छोटी आंत ही है, जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। कितनी लंबाई होती है, 6 से 7 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई 2.5 मीटर होती है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे अंतिम में आता है भोजन कहाँ, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, बल्कि बड़ी आंत में भोजन के अवशिष्ट पदार्थ के साथ जो अतिरिक्त जल होते हैं ना, बस उस जल को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है ना। खैर शरीर में पानी लाइक जलता है बढ़िया से, तो बढ़िया पानी को ना बाहर नहीं निकालेगा जी, तो बढ़िया पानी को अंदर ही क्या कर लिया जाता है, बड़ी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है ना। देखिए लिख भी दिया है, जल को अवशोषण कर लिया जाता है, समझ गए। और बाकी जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे मल के रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यही है प्यारे बच्चों आपका क्या, मानव पाचन तंत्र। किस तरीके से भोजन पचता है, पूरे अंग के बारे में लिखना था तो लिख दीजिएगा। और हाँ, यहां पर फोटो बनाने के लिए आता है तो ये पिक्चर छोड़िएगा मत, हम आपको बता चुके हैं कि पिक्चर का क्या महत्व होता है, समझ गए ना। तो पिक्चर छोड़िएगा मत, पिक्चर आपको बना देना है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। चलिए एक सबसे लास्ट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछता है कि अमाशय में HCl अम्ल की क्या भूमिका होती है। आपको पता है कि हमारे पेट में HCl अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, जो लगभग डेली 2 से 3 लीटर बनता है, समझ गए ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना खतरनाक अम्ल है कि अगर बाहर से हमारे स्किन पर गिर जाए तो हमारा स्किन जला देता है, लेकिन ये हमारे शरीर के अंदर डेली 2 से 3 लीटर बनता है, लेकिन हमारे शरीर को कुछ नहीं होता है, क्योंकि उस तरीके का अंदर में बनावट भगवान के द्वारा किया गया है, समझ गए। तो ध्यान रखिएगा HCl अम्ल की बहुत अधिक भूमिका है, क्योंकि HCl अगर HCl अम्ल नहीं रहेगा ना, देख चूंकि हम लोग भोजन के साथ बहुत सारा जीवाणु विषाणु भी खा जाते हैं, आपको तो इतना पता है ना। भोजन के साथ हम लोग बहुत सारा जीवाणु विषाणु जो वायुमंडल में ऐसे ही नग्न आंखों से नहीं दिखाई पड़ता है, वो सब उड़ते रहता है, वो भोजन पर बैठता है और हम लोग भोजन को सफा चट कर जाते हैं अंदर, लेकिन अंदर में HCl बैठल है। अच्छा अब सब जीवाणु विषाणु तो सबके गला देता नहीं है जे पड़ी, समझ गए ना। तो ध्यान रखिएगा, सब क्या करता है जी, सब गला देता है, समझ गए ना। सब क्या कर देता है, गला देता है। भाई हम भोजपुरी बोलते नहीं है, कभी कभी निकल जाता है फ्लो में, समझ गए ना। तो देखिए सब क्या होता है जी, सबको अमाशय क्या करता है, सबको बुला लेता है, अब सबको एकदम क्या कर देता है, गला लेता है, समझ गए ना। सबको जीवाणु विषाणु को क्या कर देता है, सब जीवाणु विषाणु को नष्ट कर देता है। और जब जीवाणु विषाणु नष्ट हो गया, यानी कि वो रोग से हमारा सुरक्षा कर रहा है ना। जीवाणुओं को जब मार दिया तो क्या हुआ, वो रोग से हमारा सुरक्षा प्रदान कर रहा है। अमाशय के जठर ग्रंथि से जठर रस तथा पेप्सिन नामक एंजाइम स्राव होता है, जो प्रोटीन के जटिल अणुओं को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है, जिसे पेप्टॉन कहते हैं। ये प्यारे बच्चों परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। बस प्यारे बच्चों यही था आपका जैव प्रक्रम चैप्टर, समझ गए ना। तो लीजिए जैव प्रक्रम चैप्टर लगभग कितना देर हुआ है, 39 मिनट। 39 मिनट में आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा एक भी बच्चा नहीं होगा जो नहीं समझा होगा, हर एक बच्चा समझ गया होगा, एक एक बच्चा समझ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए भाई, उम्मीद करते हैं कि अब सारे बच्चे जब समझ गए हैं तो
क्लास को अब यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक एक करके सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से जैव प्रक्रम चैप्टर को समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार का अगर शॉर्ट वीडियो चाहते हैं तो आप लोग नीचे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर अगला वन शॉट किस सब्जेक्ट का चाहिए, अगला वन शॉट किस सब्जेक्ट का चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना, अगला वन शॉट किस सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके लिए वो वीडियो हाजिर रहेगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।